नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं कि क्या है खास आज कृषि समाचार में। मधुमक्खी पालन एवं उत्पादन इकाई लगाने पर मिलेगा अनुदान। फसल की निगरानी एवं कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक है बेहद कारगर। सरसों के उन्नत प्रभेद से करे खेती, बढ़ेगा मुनाफा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन अब भी एक लोकप्रिय व्यवसाय बन चुका है। बड़ी संख्या में किसान इस व्यवसाय से जुड़कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार भी किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए लगातार प्रोत्साहित करती रहती है। इसी कड़ी में बिहार सरकार मधुमक्खी पालन एवं मधुमक्खी उत्पादन इकाई लगाने के लिए इच्छुक किसानों को 90% तक की सब्सिडी मुहैया करा रही है। मधुमक्खी पालन से जुड़े लोगों को अब आर्थिक परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ेगा। सरकार ने मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से जुड़े लोगों को अनुदान देने का फैसला लिया है। दरअसल मधुमक्खी पालक किसान भाई जो मधुमक्खी पालन व्यवसाय को विकसित करना चाहते हैं और इसके लिए सब्सिडी लेना चाहते हैं, वैसे मधुमक्खी पालक किसान भाइयों को राज्य सरकार एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत 75 से 90% तक का अनुदान मुहैया करा रही है। इस योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के मधुमक्खी पालक उच्च गुणवत्ता का शहद उत्पादन कर पाएंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। गेहूं की फसल में खरपतवार एक बड़ी समस्या बनी रहती है। एक अनुमान के मुताबिक खरपतवार के कारण फसल उत्पादन में तकरीबन 25 से 30% तक का नुकसान हो जाता है। इसलिए वैसे किसान भाई जिन्होंने नवंबर अंतिम या दिसंबर माह में गेहूं की बुवाई की है, वह खरपतवार निवारण जरूर कर ले। गेहूं में मुख्यतः 2 प्रकार की खरपतवार होती है। पहला चौड़ी पत्ती, दूसरा सकरी पत्ती। चौड़ी एवं सकरी पत्ती वाले खरपतवार के लिए सल्फुराना 5 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के 35 दिनों तक छिड़काव कर सकते हैं। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब कृषि कार्य को बेहतर बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए पहले यह चिन्हित किया जाएगा कि खेत में लगे फसल की उपज कहाँ कमजोर है और किस इलाके में कीड़ा लगा है। इसके बाद उसी हिसाब से ड्रोन के जरिए खेतों में खड़ी फसल का उपज बढ़ाने के लिए उस पर खाद और कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा। इस तकनीक का ट्रायल अभी फिलहाल पटना में चल रहा है। इसके बाद इसे अन्य जिलों में ट्रायल के तौर पर किया जाएगा। अगर इस तकनीक का परीक्षण सफल हुआ तो आने वाले समय में किसान भाइयों के लिए बेहद कारगर साबित होगा। उन्नत प्रभेद में आज हम बात करेंगे पीली सरसों की। वैसे तो पीली सरसों की कई किस्में मौजूद हैं, लेकिन पीताम्बरी 3, नरेंद्र सरसों 2 और के 88 उन्नत किस्में मानी जाती है। पीताम्बरी सरसों के पकने की अवधि 110 से 115 दिन, जबकि नरेंद्र सरसों 2 125 से 130 दिन और के 88 125 से 130 दिन है। अगर हम बात करें तेल प्रतिशत की तो पीताम्बरी 42 से 43%, नरेंद्र सरसों में 44 से 45% और के 88 में 42 से 43% तेल होता है। रोटरी मल्चर एक ऐसी आधुनिक कृषि यंत्र है जो ट्रैक्टर के साथ जोड़कर खेतों में चलाया जाता है। इस यंत्र के जरिए फसलों के अवशेषों को बारीकियों से काटा जा सकता है। इस यंत्र की एक खास बात यह भी है कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। इसके अलावा इस यंत्र की मदद से बाग बगीचे में झाड़ी, फल, सब्जियों के अवशेष को काटकर नष्ट करने जैसे कई कार्य आसानी से किया जा सकता है। खेती की खबरों में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात फूलों की खेती करने वाले प्रगतिशील किसान शिवनाथ भगत से, जो बेटा प्रखंड में अमराहा गांव में रहते हैं। बिहार के किसान तेजी से जागरूक हो रहे हैं और समेकित खेती को अपना रहे हैं। इसका प्रमाण गेंदा फूल का यह खेत। कभी इस जमीन पर सिर्फ धान और गेहूं जैसी परंपरागत फसलों की उपज हुआ करती थी। समय बदला। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खेतों को एक नए सांचे और ढांचे में ढाल दिया। सरकार की नई नई योजनाएं आई, नई नई तकनीकें भी आई।
जिनसे किसानों को प्रोत्साहन मिला और किसान भी कुछ नया करने की ठान बैठे। शिवनाथ भगत गेंदा की खेती से पूरी तरह संतुष्ट हैं, क्योंकि आज इनका और इनके परिवार का भरण पोषण गेंदा के इन फूलों के कारण संभव हो पाया। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब एक नजर राजधानी के थोक अनाज मंडी पर और जानते हैं चावल और दाल के ताजा भाव। अरबा चावल 4500 से 7000 रुपए प्रति क्विंटल, परिमल 10,500 से 13,500 रुपए प्रति क्विंटल, राहर दाल 14,500 से 15,500 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल 7,300 रुपए प्रति क्विंटल, चना दाल 6500 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नजर मौसम के मिजाज पर। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी सहित पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की जाएगी और राज्य के कई जिलों में शीत जैसे हालात बन जाएंगे। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि चना और मसूर में उकठा रोग की निगरानी करते रहे। रोग दिखाई देने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव अवश्य करें। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने खेती बाड़ी की तमाम नई जानकारियां हासिल की, साथ ही साथ जाना मंडी भाव और मौसम का हाल। इसी के साथ यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा विराम, लेकिन विराम के बाद कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ है खास, इसलिए आप बने रहें हमारे साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विराम के बाद आप सभी का कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, चूँकि हमारे देश में विभिन्न मौसम होते हैं, इसलिए आप विभिन्न मौसम अनुसार विभिन्न फसलों की खेती करते हैं ताकि आप अच्छी और अधिक उपज ले सकें। लेकिन अच्छी उपज और गुणवत्तापूर्ण उपज पाने का एक और तरीका है, और वो है वैज्ञानिक खेती। तो किसान भाइयों, आज हम इसी विषय में विस्तार से जानेंगे। मिलेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर पीके द्विवेदी जी से और जानेंगे शीतकालीन सब्जियों की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, शीतकालीन सब्जियों की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, कैसे आपको इन सब्जियों की खेती से ज़्यादा आय प्राप्त होगी, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र भोजपुर के प्रभारी सह मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि शीतकालीन सब्जियों में कौन कौन सी प्रमुख सब्जियां हैं जिनकी खेती हमारे किसान भाई कर सकते हैं और उससे ज़्यादा आय की प्राप्ति कर सकते हैं। जाड़े का मौसम यानी कि तरह तरह की वनस्पतियों का एक सदाबहार मौसम इसको कहा जाता है। और सब्जियों की जो बात आती है तो सब्जियों का एक विस्तृत श्रृंखला जिसको कहते हैं वो हमको जाड़े के दिनों में देखने को मिलता है, जहाँ एक तरफ मूली है, पालक है, टमाटर है, सेम है, बैगन है, वहीं दूसरी तरफ हमारी बंदा गोभी, नल खोल, इस तरह की भी, शिमला मिर्च, गाजर, मूली, ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं हमारे पास इस मौसम में हमारे यहाँ उगाई जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, जो किसान भाई सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से खेत की तैयारी करें, कैसे करें, उर्वरकों का प्रबंधन कैसे करें ताकि उनका उत्पादन जो है अंत में अच्छा हो सके।
सब्जियों की खेती में मुख्य चीज होती है कि सब्जी की गुणवत्ता अच्छी हो, और सब्जी की गुणवत्ता तभी अच्छी होती है जब उसमें भोजन का प्रबंधन और प्रभेद का चयन अच्छे तरह से किया जाए। तो प्रभेद तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, मुख्य समस्या होती है उसके प्रबंधन में। तो जब खेत की तैयारी करते हैं, तो अगर खेत की तैयारी के समय में अगर उसमें हम सरसों की खल्ली का इस्तेमाल 1 क्विंटल कम से कम 1 एकड़ में कर दें, या जिनके पास उपलब्ध है वो सड़ी हुई गोबर की खाद अगर अपने 1 एकड़ खेत में 2 ट्रॉली डालते हैं, तो उनका खेत का अच्छा तैयारी शुरुआत हो जाता है। और दूसरी बात इसमें ध्यान देने की है कि जो सब्जियां हमारी, खास करके जो लंबे अवधि की सब्जियां हैं, चाहे वो हम भिंडी की बात करें, चाहे हम बात करें गोभी की, बैगन की, इन सभी सब्जियों में हमारे फास्फेट और पोटास की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नाइट्रोजन का तो उपयोग हमको रोकना पड़ता है, जरूरत से ज़्यादा हम लोग कभी कभी कर देते हैं। तो जब फास्फेट की बारी आती है, क्योंकि फूल और फल ये फास्फेट के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, तो फास्फेट की जो मात्रा होती है कम से कम इस तरह की जो सब्जियों की जब हम खेती करते हैं, तो इनमें हम लगभग 90 से 100 किलोग्राम DAP 1 एकड़ में हम डालते हैं। इसके अलावा आलू जैसी फसल है, उसमें हो सकता है कि अगर मिट्टी की जांच हमें अनुमति दे, तो हम आलू की फसलों में 120 किलो तक भी हम पोटास का, फास्फेट का प्रयोग हम कर लेते हैं। जहां तक पोटास का बात है, तो पोटास की जो मात्रा होती है वो 60 से 70 किलोग्राम होती है, क्योंकि जब पोटास का हम प्रयोग करते हैं तो हमारे जो पौधे होते हैं उसमें जो फलन होता है, कई ऐसी फसलें हैं, जैसे भिंडी की फसल की हम बात करें, बैगन की बात करें, तो उसमें हम बार बार तुड़ाई करते हैं। तो बार बार तुड़ाई करते हैं तो नतीजा क्या है कि बाद की जो फसल होती है वो थोड़ी सी कठोर होने लगती है, लेकिन जब उसमें पोटास का प्रयोग कर देते हैं तो उसमें बहुत अच्छे, उसमें मुलायम बहुत ज़्यादा सब्जियां हमारी होती हैं। डॉक्टर साहब, आपने उर्वरकों के प्रबंधन के बारे में बताया जाड़े की सब्जियों में, चूंकि पानी की ज़रूरत भी कुछ सब्जियों में पड़ती है और इसी मौसम में ओस, कोहरा, कुहासा का भी प्रकोप होता है, और कई बार तो यह फायदेमंद भी होता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदेह होता है। तो इन सब्जियों का सिंचाई प्रबंधन कैसे करेंगे और कैसे इन कोहरा और जो पड़ता है तो ओस, इससे बचाएंगे अपने सब्जियों को? सब्जियों में जहाँ तक सिंचाई की बात होती है, तो सब्जियों में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अगर हम अपने सब्जियों के खेत में मल्चिंग कर दें, आजकल प्लास्टिक मल्चिंग भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, और कृषि विभाग मतलब उद्यान विभाग के द्वारा उस पर कई तरह के अनुदान और सहायता भी है। इसी तरह से ड्रिप का अगर हम प्रयोग करते हैं अपने सब्जी की खेती में, तो जल जमाव की समस्या हमारे खेतों में नहीं होती। लेकिन इसके बाद भी कभी कभी बारिश होने लगती है तो जल जमाव की समस्या होती है। इसलिए कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि सब्जियों की खेती जब हम करें तो उसको हम मेड़ के ऊपर करें, जिससे कि जो अतिरिक्त जो पानी इकट्ठा हुआ उसको निकास करने में कोई असुविधा नहीं हो। दूसरी बात एक और इसमें ध्यान देने की है कि जब हम ड्रिप की इस्तेमाल की बात करते हैं, तो ड्रिप के साथ में हम भोजन का भी प्रबंधन हम बेहतर तरीके से कर लेते हैं, और ड्रिप का प्रयोग करने से हमारे खेतों में और मल्च का प्रयोग करने से हमारे खेत में खरपतवार का भी जो समस्या है वो भी बहुत हद तक नियंत्रित हो जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने खेतों में जो सिंचाई की जो व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें सिंचाई के साथ साथ जल निकास की भी व्यवस्था निश्चित रूप से सुनिश्चित करें। अगर ऐसा हम करने में सफल होते हैं तो हमारी सब्जियों का विकास भी अच्छा होगा और उनमें निरंतर उनमें फलन होगा। डॉक्टर साहब, जाड़े के सब्जियों में खासकर कीड़ों का प्रकोप कुछ ज़्यादा रहता है, लाही का प्रकोप भी होता है, तो इससे फसलों को नुकसान पहुंचता है। तो कीट प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार करें ताकि ना सिर्फ फसल बची रहे और उनके फसलों का गुणवत्ता भी बढ़िया हो? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने रखा सामने, कीड़ों की समस्या। और कीड़ों की जहाँ तक समस्या की बात है, तो हमारे यहाँ लाही लगती है और अन्य भी कई तरह के छोटे मोटे कीड़े लगते हैं, कुछ फल छेदक भी लगते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था से ही अगर हमारे पास एक व्यवस्था हम करें, इसको हम लोग बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप। अगर फेरोमोन ट्रैप अगर हम अपने खेतों में लगाते हैं, 1 एकड़ में 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप लगते हैं, तो हमारे जो फली छेदक जैसे कीड़े हैं उनका टमाटर में है, बैगन में है, इसमें नियंत्रण हो जाता है। जहाँ तक सवाल लाही का है, तो लाही के लिए भी हमारे पास बहुत आसान सी दवा है जिसको हम बोलते हैं इमिडाक्लोप्रिड। तो इमिडाक्लोप्रिड का 50 मिलीलीटर अगर हम 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं तो लाही का भी नियंत्रण हमारा हो जाता है। एक बात और है कि आलू जैसी फसल है, उसमें अब मौसम चूंकि खराब होने जा रहा है, अब ठंड आ रही है, कुहासा होगा, तो उसमें पाले की भी समस्या होगी। तो पाले की समस्या अगर हमारी होती है तो मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम जैसी दवा होती है, इसका मिश्रण आता है। इसका 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में अगर घोल बना करके हम अपने आलू की फसल पर 1-1 सप्ताह पर अगर छिड़काव करते हैं तो इससे बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। डॉक्टर साहब, आपने जाड़े की सब्जियों की खेती में भूमि प्रबंधन से लेकर सिंचाई प्रबंधन और कीटनाशी प्रबंधन के बारे में बताया। क्योंकि खरपतवार का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होता है, कुछ व्याधियाँ, रोग व्याधियाँ भी होती हैं, तो ऐसे में हमारे किसान भाई अपने सब्जियों को खरपतवार से और जो रोग व्याधि है उससे कैसे बचाव करेंगे ताकि उनका फसल बेहतर हो सके? सब्जियां जब हम लगाते हैं, लगाने के 2 से 3 दिनों के अंदर
अगर एक दवा आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेंडिमिथिलिन, 1.25 लीटर 200 लीटर पानी में घोल बना करके अगर इसका हम छिड़काव कर दें तो प्रारंभिक अवस्था की हमारी जो खरपतवार हैं उनका बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। अगर हमने मल्च का इस्तेमाल कर दिया तो फिर उसमें खरपतवार होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन जहां पर हम इन दोनों कार्यक्रमों को नहीं कर पाए हैं और बाद में खरपतवार आती है तो वैसी परिस्थिति में हमारे पास अगर जो सक्रिय पत्तियों वाली खरपतवारें हैं उसके लिए दवा है जिसको बोलते हैं क्विज़ालोफापिथाइल, और इसका 400 मिलीलीटर हम 18 से 20 दिनों के बाद करेंगे तो हमारे खेत में जितने तरह की घासें हैं लगभग सारी घासें हमारी समाप्त हो जाती हैं। तो खरपतवार का नियंत्रण करने से वो जो उनके कारण जो बीमारियां आ रही थी या उनके कारण आकर्षित होकर के जो कीड़े आ रहे थे उनका भी बहुत अच्छा नियंत्रण हो जाता है। तो इस तरीके से हम अगर खरपतवार नियंत्रण करें तो फिर हमारी सब्जियों में कोई समस्या हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों, आपने देखा डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी जी ने जाड़े में उगने वाली सब्जियों के प्रबंधन और बेहतर उत्पादन के बारे में कितनी अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है आप इनके सलाह से लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने जाना कि शीतकालीन सब्जियों की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी भारत सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आए दिन नई नई योजनाएं बनाती रहती है। ऐसी ही एक योजना है प्राकृतिक खेती योजना। तो आज हम इसी योजना के विषय में विस्तार से जानेंगे इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाना है। मिट्टी की उर्वरक शक्ति और फसल उत्पादन बढ़ाने, शुद्ध खान पान एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती करने का आह्वान किया है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते को सदियों से सींचती आई है हमारी प्राकृतिक कृषि या देसी गौ आधारित कृषि। प्राकृतिक कृषि का अर्थ है बिना रसायन और बाहरी आदानों के प्राकृतिक संसाधनों का खेती के साथ समन्वय। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दाले का आटा या बेसन आदि मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलता है, जिसका नाम रखा गया है जीवामृत। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री: 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी और मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्रियों से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्रियों में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके लिक्विड जैसा बना सकते हैं। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। ये जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ देना चाहिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि में महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना चाहिए।
इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी बोया जा सकता है। घन जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर से धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बीजामृत प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, तो वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनाया जाता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इससे एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि की जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। वापसा इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे भूमि में हवा एवं नमी का बराबर संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अग्निअस्त्र प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि कीट एवं बीमारियों की रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प प्रदान करती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में बनने वाला ही आदान है अग्निअस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती, उसके पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल का 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इस तरह खट्टी लस्सी, कंडित, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है प्राकृतिक खेती करना हम किसानों के लिए। इससे न केवल हमारे स्वास्थ्य बल्कि हमारी भूमि के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी लाभ मिलता है। एक एक किसान आत्मनिर्भर बने, और ऐसा तभी हो सकता है जब अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें, प्राकृतिक तत्वों से करें। हर देशवासी हर चीज के हित में, हर जीव के हित में प्राकृतिक खेती को हम जन आंदोलन बनाएंगे। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है।
पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो, दिल खुश हो जाता है सर। जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। और मेरी लोकल वैरायटी हाइब्रिड और एक ही दिन लगाया था। अब हाइब्रिड में अभी तो कुछ भी नहीं, इसके सिमटन ने बालियों को, ये जो मेरा लोकल है इसको देखो कितनी अच्छी ढंग से बालियाँ, ये बिल्कुल भरपूर इसमें ये छिट्टा इसका पड़ा हुआ है। इस फसल में मैंने सबके जब इसमें बीज लगाया था तो बीजामृत से मैंने ट्रीट किया था बीज को। उसके बाद जीवामृत जो हमारे गाय, देसी गाय का गोबर गौंत्र से हम तैयार करते हैं, उसी की स्प्रे इसमें करता हूँ। 21 दिन के बाद पहली स्प्रे, 35 दिन के बाद दूसरी स्प्रे और 2 महीने के बाद तीसरी स्प्रे। बाकी स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों और बहनों, आप भी इन किसानों की तरह प्राकृतिक खेती अपनाइए और अपने जीवन में लाभ, खुशी और समृद्धि पाइए। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने विस्तार से जाना कि शीतकालीन सब्जियों की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्राकृतिक खेती योजना के विषय में भी विस्तार से जानकारी हासिल की। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुछ ऐसी ही और जानकारियों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।